यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑकर होता है आरसीसी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपका ये जो टॉपिक है वो है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आरसीसी सेक्शंस। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है होमोजेनियस सेक्शन में या प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, वो पैराबोलिक होता है। टॉप पे 0, बॉटम पे 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम। वो पैराबोलिक ऐसा होता है, हम देख चुके हैं। आरसीसी में कैसा होता है तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आरसीसी का सेक्शन दिखता कैसा है? आरसीसी का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आपका कहीं पर ये न्यूट्रल एक्सिस होगा एंड ये आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर हमने सपोज कुछ स्टील के रेनफोर्समेंट्स डाल रखे हैं विथ सम वैल्यू ऑफ क्लियर कवर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर निकालना है इनका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला रहेगा। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग जानते ही हैं कैसा रहता है ना। फर्स्ट पैराबोलिक रहेगा, देन इट विल बी कांस्टेंट एंड स्ट्रेट्स, ऐसा रहता है। लेकिन यदि आप मुझसे बोलें कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको दो जोन्स में डिवाइड करते हैं इस क्रॉस सेक्शन को। एक होता है आपका कंप्रेशन जोन अबोव द न्यूट्रल एक्सिस और एक होता है टेंशन जोन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये कंप्रेशन जोन, ये टेंशन जोन। तो मैं अभी बात करूंगा अबोव द न्यूट्रल एक्सिस का। केस नंबर 1, कौन सा केस ले रहे हैं हम? अबोव द न्यूट्रल एक्सिस। किस तरीके से आप अबोव द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं आपका क्या चीज? शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो देखिए, यदि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ अबोव द न्यूट्रल एक्सिस, सो आपका फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू VA y बार डिवाइड बाय I इंटू B होता है। इस बार मैं क्या करूंगा? I की जगह I इक्विवेलेंट मुझे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस कॉन्क्रीट पोर्शन का रहेगा प्लस इस स्टील रेनफोर्समेंट के कारण रहेगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग मटेरियल के कारण रहने वाले हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए मुझे I इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा विच इज ड्यू टू दी और विच इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कंक्रीट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू स्टील। उन दोनों का सम करके मैं I इक्विवेलेंट निकालूंगा। उसको मैं निकालना सिखा दूंगा आप लोगों को। बात करेंगे VA y बार डिवाइड बाय B की। V इज ओके, A y बार मुझे निकालना है। A क्या होगा? अबोव द न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहा हूं। तो यहां पर देखें यदि हम फिगर में कि A आपका क्या रहने वाला है, तो यदि मैं आपका वो अबोव द न्यूट्रल एक्सिस का डायग्राम बनाऊं, ये तो आपका क्या हो चुका है? बीम का क्रॉस सेक्शन हो चुका है जो मैंने यहाँ पर लिया है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस की ये डेप्थ क्या होती है आपकी? XA लिख दूं। XA मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इट इज नॉट द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हम एक्सिव लिमिट लिखते हैं ना, तो ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जिसको XU भी आप लिख सकते हैं। मैं को X से लिखने दीजिए। ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ कहीं पर आपने ये 3 स्टील रेनफोर्समेंट सपोज डाल रखे थे। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ मुझे निकालना है अबोव द न्यूट्रल एक्सिस। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये पूरा एरिया का कंक्रीट कंसीडर करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा कर लो, है ना। लेकिन ये एरिया, ये ए क्या है? ये वो स्ट्रिप है जिसका आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो यहां पर ये कंक्रीट के अंदर हमने क्या किया? एक स्ट्रिप कंसीडर करी। जैसा मैंने आपको होमोजेनियस बीम के केस में बताया था, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के केस में बताया था, इन द सेम फैशन मैं यहां पर भी क्या करने वाला हूं? मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर किया। हमने कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिप कंसीडर किया, ये कंसीडर कर लिया। कितनी डिस्टेंस पे करा? मैं मान लेता हूं ये स्ट्रिप मैंने न्यूट्रल एक्सिस से कोई एक डिस्टेंस y पर कंसीडर कर रखा है और इस स्ट्रिप का CG से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? y बार हो जाएगी। तो यहां पर एस्टिमेट कर सकते हैं क्या आप कि A का वैल्यू कितना है? देखो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस स्ट्रिप का एरिया मतलब XA माइनस y और इसकी विड्थ जो होगी वो हो जाएगी B। तो यहां पर जो एरिया हो जाएगा इस स्ट्रिप का वो कितना हो जाएगा? वो एरिया हो जाएगा XA माइनस y इंटू B। क्लियर है?
एक्स ए माइनस वाई स्ट्रिप की थिकनेस आ गई इंटू बी एरिया हो गया। वाई बार क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा एक्स ए में से पहले वाई घटा दो, सो एक्स ए माइनस वाई। अब बचा क्या, ये थिकनेस बचा, इसका हाफ कर दो और उसके अंदर वाई जोड़ दो, तो इसका हमने हाफ किया प्लस उसके अंदर वाई जोड़ दिया, ये आपके पास वाई बार आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स ए, ये हाफ तो रहने दो, एक्स ए बाई टू माइनस वाई बाई टू प्लस वाई, सो इट विल गिव क्या वैल्यू दिल जाएगा आपको वाई बार का। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर वाई बार मिल जाएगा, हाफ बाहर लिया, सो एक्स ए प्लस वाई बाई टू, सॉरी एक्स ए माइनस वाई लिखा पहले हमने, एक्स ए माइनस वाई, फिर उसके अंदर उसका हाफ कराओ प्लस वाई एड किया, तो ये अंदर गया तो एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू प्लस वाई, सो वाई में से वाई बाई टू गया, तो बचा कितना हमारे पास बचा एक्स ए बाई टू प्लस वाई बाई टू, इतना हमारे पास बच चुका है वैल्यू वाई बार का। तो अब मुझे इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन क्या थी, शेयर स्ट्रेस की, वी ए वाई बार डिवाइड बाय आई इक्विवेलेंट इनटू बी थी। सो शेयर स्ट्रेस टाउ हम क्या लिख देते हैं, वी आई इक्विवेलेंट इनटू बी, अंदर ए एरिया कितना निकला है, एक्स ए माइनस वाई इंटू बी का निकला है, इंटू आपका ए वाई बार कितना निकल गया है, ए वाई बार आपका यहाँ पर निकल चुका है एक्स ए बाई टू वाई ए बाई टू, तो यहाँ पर इसका हाफ बाहर निकाला, तो एक्स ए प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूँ मैं वाई बार को, एक्स ए बाई टू वाई बाई टू था तो हाफ बाहर निकाल दिया, एक्स ए प्लस वाई हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये बी कैंसिल हो गया है, तो इक्वेशन आ गया वी डिवाइड बाय टू आई इक्विवेलेंट इनटू एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आ चुका है। यदि मैं आपसे पूछूं ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाई स्क्वायर है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, पैराबोलिक ही है, लेकिन कहां तक निकाला ये मैंने, अबोव दी, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर हमने अबोव दी न्यूट्रल एक्सिस ही निकाला है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अबोव द न्यूट्रल एक्सिस निकला है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि टाउ का वैल्यू निकालो एट वाई इक्वल टू जीरो पर, तो एट वाई इक्वल टू जीरो पर आपको टाउ मैक्स मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, और देखो y का वैल्यू जीरो रखा तो आपको कितना मिल जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू v डिवाइड बाय टू आई इक्विवेलेंट इनटू एक्स ए स्क्वायर का इतना मिल जाएगा। और दूसरा यदि मैं आपको कहूं कि एट y इक्वल टू एक्स ए पर निकालो, मतलब आपका टॉप फाइबर पर निकालो, तो कितना हो जाएगा टॉप फाइबर पर, टाउ मैक्स सॉरी टाउ मिनिमम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो y की जगह मैंने क्या रखा, एक्स ए रखा, तो एक्स ए स्क्वायर हो गया, पूरा वैल्यू क्या हो चुका है, जीरो, मतलब टॉप फाइबर पर शेयर स्ट्रेस जीरो, न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू दिस मच, और टॉप से लेकर वहां तक न्यूट्रल एक्सिस तक ये इक्वेशन पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अभी मैंने एक केस नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, अबोव द न्यूट्रल एक्सिस का यदि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो वो मुझे कैसे देखने को मिलेगा, अबोव द न्यूट्रल एक्सिस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हो चुका है पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, पैराबोलिक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज योर पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो टॉप पे जीरो वैल्यू बता रहा है और यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर कितनी वैल्यू बता रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर ये वैल्यू बता रहा है v डिवाइड बाय टू आई इक्विवेलेंट इनटू एक्स ए स्क्वायर का। क्लियर है, ये वैल्यू इन्होंने यहाँ पर बताया। तो ये मेरा केस हो चुका है, अबोव द न्यूट्रल एक्सिस तक मुझे पता चल चुका है कितना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस का। अब बिलो द न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्या पैराबोलिक ही रहेगा या और किसी शेप में रहेगा, उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो केस नंबर अब 2 लेने जा रहा हूं मैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस का। तो देखते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं केस नंबर 2, जो कि आपका क्या रहने वाला है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। below the neutral axis। अब below the neutral axis देखते हैं क्या होने वाला है।
मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम का सेक्शन कंसिडर किया, जैसे कि मैंने हमारे पिछले लेक्चर में कंसिडर किया था एक सेक्शन 1 सेक्शन 2 वैसे मैं यहाँ पर भी कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि यदि मैं एक कोई सेक्शन कंसिडर कर लूँ अपने बीम में, यह हमने एक सेक्शन कंसिडर करा था, यह हमने एक सेक्शन कंसिडर करा था जिसका लेंथ मैं मान लेता हूं कि सपोज dx रहा होगा। यह आपका कोई एक सेक्शन पूरे बीम में 1 रहा था और इस जगह पर यह क्या रहा होगा, सपोज ये सेक्शन आपके बीम का 2 रहा होगा। मतलब कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एक सेक्शन इधर लिया, एक सेक्शन इधर लिया, 1 1 2 2 ऑफ लेंथ dx। ये इसका क्या हो गया, मैं मान लेता हूं ये जो चीज है ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्स फाइबर है, ये न्यूट्रल फाइबर है। अब इस जगह पर आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ इसके अंदर, और हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास इस जगह पर स्टील मौजूद है। हमने क्या डाल रखा है, इस बार स्टील डाल रखा है, आरसीसी सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इन जगहों पर हमारे पास स्टील डला हुआ है, ये आपका स्टील रेनफोर्समेंट है। अब हम तो ये जान रहे हैं, आपका यहां पर क्या जान रहे हैं, हमें तो निकालना है आरसीसी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो मैंने क्या देखा कि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, अच्छा मैं इस जगह के सेक्शन की बात करूं कितना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, तो कैसे बनाओगे, मैं जानता हूं यहां से पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अप टू द 4/7 ऑफ एक्सयू एंड देन 3/7 तक ये रेक्टेंगुलर रहेगा। यहां से यदि मैं बात करूं तो यहां पर पहले ये पैराबोलिक रहेगा 3/7 ऑफ एक्सयू तक, लेकिन ये थोड़ा सा क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगने वाले हैं, क्योंकि आपका क्या है, इम्बैलेंसिंग बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होने के कारण यहाँ पर आपका थोड़ा सा ज्यादा फिगर बनेगा और फिर ये इस तरीके से ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही यहां से यदि बात करें, ये पूरा स्ट्रेस ब्लॉक मैंने बनाया है, इस जगह का स्ट्रेस ब्लॉक में बना रहा हूं, ये हमने बनाया, यहीं तक बनेगा स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी तक। तो यहां पर आपका क्या फोर्स लग गया है, कंप्रेशन का इस लेवल पर लग चुका है, सपोज कंप्रेसिव फोर्स C, तो इस लेवल पर क्या फोर्स लगेगा आपका कंप्रेशन का, C प्लस DC। ऐसे ही मैं यहां का पूछूं आपका कि इस जगह पर आपका टेंशन फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स कितना लग जाएगा, स्टील रेनफोर्समेंट के अंदर लगेगा टेंशन फोर्स कितना लगेगा T का, तो यहां पर कितना लग जाएगा, यहां पर आपका जो लगेगा वो लगेगा T प्लस dt का। तो जैसा कि मैंने आपको लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लेक्चर पढ़ाया था, तो फ्लेक्चर में स्ट्रेस ब्लॉक मैंने बताया था, फर्स्ट इट विल बी पैराबोलिक देन इट विल बी स्ट्रेट एंड कांस्टेंट। तो ये पूरा स्ट्रेस ब्लॉक इस सेक्शन पर मैंने बनाया, ये मैंने स्ट्रेस ब्लॉक इस सेक्शन पर बनाया। यहाँ कंप्रेसिव फोर्स C लग रहा था, टेंसाइल फोर्स T लग रहा था, यहाँ पर C प्लस DC लग रहा था, यहाँ पर T प्लस DT लग रहा था। इन दोनों के बीच का जो लीवर आर्म है क्या है, ये आपका क्या है, लीवर आर्म होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच के डिस्टेंस को, यहां भी इसको हम क्या कह देंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, लीवर आर्म कहेंगे। क्लियर। मैं आपको यह बताना चाह रहा था, अच्छा लीवर आर्म तो दोनों जगह सेम रहेगा, D-0.42 एक्सी होता है ना लीवर आर्म, क्या होता है D-0.42 एक्सी, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो सेम है, क्या है ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां का लीवर आर्म कहूं या फिर मैं इस जगह का लीवर आर्म कहूं, बोथ जगहों का लीवर आर्म विल बी सेम, लीवर आर्म विल बी सेम दोनों सेक्शन में, क्योंकि थ्रू आउट द सेक्शन लीवर आर्म विल बी सेम, क्योंकि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी सेम। अब मैं आपको ये बताना चाहता था, क्या बताना चाहता था, हाँ मैं आपको ये बताना चाहता था इस जगह पर कि यहां पर इम्बैलेंसिंग कंडीशन आ चुकी है। कैसे इम्बैलेंसिंग कंडीशन आ चुकी है, यहां पर जो सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो सपोज m आ रहा था, और यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो सपोज m प्लस dm आ रहा था। आप लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग पिछला लेक्चर मेरे पास देख चुके हो, जहां पर मैंने एक बीम सिंपली सपोर्टेड लिया था, जिसके ऊपर मैंने यूडीएल लगाया था। मैंने एक सेक्शन लिया था 1-1 जहां पर बेंडिंग मोमेंट m आ रहा था, मैंने फिर उसके थोड़ी सी दूरी पर दूसरा सेक्शन लिया था 2-2 जहां पर थोड़ा सा बढ़ के बेंडिंग मोमेंट m प्लस dm आ रहा था।
बेंडिंग मोमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, अनबैलेंसिंग बेंडिंग मोमेंट था, तो अनबैलेंसिंग बेंडिंग मोमेंट के कारण अनबैलेंसिंग फोर्सेस भी आ चुके हैं, मतलब यहां पर ज्यादा ही कंप्रेस कर रहा है, यहां पर ज्यादा ही खींच रहा है उधर वाले की तुलना में, तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। कोई एक एडिशनल फोर्स और लगेगा। कैसे लगेगा? तो देखिए, यदि मैं इस m की वैल्यू निकालूं, बेंडिंग मोमेंट, मैं कैलकुलेशन कहां कर रहा हूं? बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस यदि मैं m की वैल्यू निकालूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? ये जो T फोर्स लग रहा है इनटू लीवर आर्म लिख सकता हूं। तो m इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, यही होता है हमारे पास। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर सपोज 1। फिर यहां पे मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? m प्लस डी एम, यहां का मोमेंट कितना हो जाएगा? यहां का टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, यहां का टेंसाइल फोर्स है T प्लस डी टी इनटू लीवर आर्म। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर 2। एक्सप्रेशन नंबर 1 में से 2 में से 1 को घटाया, सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करा तो क्या बचेगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास dm विल बी इक्वल टू, यहां पर t से t लीवर आर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास dt इनटू लीवर आर्म, इतना बचेगा। तो फिर क्या निकाल सकते हैं अपन यहां पर हम निकाल सकते हैं आपका dt का वैल्यू, जो इम्बैलेंसिंग फोर्स डेवलप हुआ है टेंशन में बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, वो कितना आ जाएगा? dm बाय लीवर आर्म, इतना आ जाएगा। आ गया? ये आ गया। ये है आपका इम्बैलेंसिंग फोर्स, मतलब इतना ही टेंसाइल फोर्स अब इधर के डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है, तो इधर की डायरेक्शन में अब आपको लगाना पड़ेगा ताकि मेंबर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो क्या होगा कि आपका, जैसे कि मैं ये पोर्शन लूं आपका, यही वाला पोर्शन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस वाला, कहां पर? सपोज यहां कहीं पर ही ले लेता हूं। ये आपका क्या हो चुका है? ये बिलो द न्यूट्रल एक्सिस वाला कंक्रीट का इतना पोर्शन हो गया कुछ इस तरीके से। ये बिलो द न्यूट्रल एक्सिस का फिगर मैंने उतनी सी थिकनेस ही बना रहा हूं। यहां कहीं से आपके क्या जा रहे थे? स्टील रेनफोर्समेंट जा रहे होंगे, जिसके कारण इधर की डायरेक्शन में ज्यादा का फोर्स लग चुका था। कितना फोर्स लग रहा था इधर की डायरेक्शन में? dt, एडिशनल फोर्स लगा था dt का। लग इधर से भी रहा था आपका, लग इधर से भी रहा था। कितना लग रहा था इधर से? इधर भी स्टील रेनफोर्समेंट थे तो इधर आपका लग रहा था t, लेकिन यहां पर क्या लग रहा था? यहां पर लग रहा था आपका t प्लस dt का। मतलब स्टील रेनफोर्समेंट इस डायरेक्शन में क्या था? इधर इम्बैलेंसिंग कंडीशन में था, इधर ज्यादा लग रहा था, तो अब आपको इधर की डायरेक्शन में क्या लगने लगेगा? थ्रू आउट द विड्थ ऑफ कंक्रीट आपको shear स्ट्रेसेस लगने लगेंगे ऑफ द वैल्यू आई कैन से टाउ। ये क्या था? ये बीम का विड्थ था b। आपको समझ में आ रहा है? थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस पूरी जगह पर लग जाएंगे, जो कि ये टाउ के कारण जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? इस dt के बराबर रहेगी। और ये लेंथ कितना था आपका? ये जो एलिमेंट का लेंथ था वो मैंने लिया था dx। तो ये जो dx लेंथ लिया है ना, इसको ही 3D में ऐसा घुमा के मैंने वहां पर बताया है कि आपको t तरफ से इधर खींच रहे थे, t प्लस dt तरफ से ये रेनफोर्समेंट बार है उधर खींच रहे थे, जिसके कारण कुछ एडिशनल फोर्सेस आपको इधर की डायरेक्शन में डेवलप कराना पड़ेंगे। और वो कितने डेवलप कराना पड़ेंगे आपको? इस shear स्ट्रेस के फोर्स के बराबर। तो वो जो इम्बैलेंसिंग फोर्स था उसके ही इक्वल अमाउंट का फोर्स इधर डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दिस shear स्ट्रेस टाउ। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, इस shear स्ट्रेस टाउ के कारण कितना फोर्स आ रहा है? ये shear स्ट्रेस है इनटू एरिया कर दूं। एरिया कौन सा? ये b वाला, सॉरी ये dx है, इधर की लेंथ हमने dx ले रखी है, ये है b, विड्थ ऑफ द बीम। सो ये है आपका b। तो ये जो एरिया आपको टॉप में नजर आ रहा है, जिसके ऊपर shear स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये क्या है? इसका एरिया b इंटू dx, प्लान एरिया जिसके ऊपर shear स्ट्रेस। भाई स्लिप हो रहा है ना, तो ये स्लिप ऐसा हो रहा है, तो ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? dx मेरे एलिमेंट की। और ये पूरी विड्थ कितनी हो गई? ये पूरी यहां से लेके यहां तक बीम की विड्थ हो गई b। तो b इंटू dx इंटू टाउ इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअली इम्बैलेंसिंग फोर्स। सो हम क्या कर रहे हैं? फोर्स ड्यू टू shear स्ट्रेस, फोर्स ड्यू टू shear
स्ट्रेस टाउ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टाउ इंटू एरिया बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया था सपोज आपका इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया था सपोज इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों ही क्या है, फोर्सेस है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए। सो हम 3 को 4 के इक्वल पुट कर देते हैं। सो हमने 3 को 4 के इक्वल पुट करा, dt डिवाइड बाय dt इस dt इम्बैलेंसिंग फोर्स को इसके इक्वल रखा टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स है। dt का वैल्यू यहां से रखा हमने dm डिवाइड बाय एल ए इक्वल टू टाउ बी डी एक्स, ये रख दिया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dm बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू बी इंटू लीवर आर्म। मुझे तो निकालना क्या था, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टाउ। सो dm बाय dx क्या होता है, चेंज इन मोमेंट ओवर द लेंथ इज द शेयर फोर्स। सो शेयर फोर्स v हो जाएगा, डिवाइड बाय टाउ निकालना था तो डिवाइड बाय b इंटू लीवर आर्म आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ चुका है, टाउ का वैल्यू आ चुका है। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आपने ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। अब एक बात बताओ, ये जो टाउ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, शेयर फोर्स पे, ओके नो प्रॉब्लम, विड्थ पे, ओके नो प्रॉब्लम, एंड लीवर आर्म पे। लीवर आर्म क्या है, लीवर आर्म यहां पर थ्रू आउट द डेप्थ क्या है, कांस्टेंट है। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम आपका ये लीवर आर्म क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यहां पर विड्थ कांस्टेंट, लीवर आर्म कांस्टेंट, एट द गिवन स्पैन शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। मतलब आपका जो शेयर स्ट्रेस है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर वो क्या हो जाएगा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन लो, वहां पर शेयर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट, एक वैल्यू मिलेगी ना, वेरी थोड़ी ना हो रहा है, एक वैल्यू मिली भैया इस सेक्शन पे इतना शेयर फोर्स लग रहा है, बी उस सेक्शन पर कोई इतनी विड्थ है, लीवर आर्म इस सेक्शन पे इतना लीवर आर्म है। ये जो टाउ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ, डेप्थ का कोई फैक्टर नहीं है इसके पास। यदि यहां पर जैसे कि मैं यहां पर कंपेयर करूं आपका इस वाले से, किससे, इस वाले टाउ से, अबो द न्यूट्रल एक्सिस के टाउ से, जहां पर न्यूट्रल एक्सिस थी जो कि डेप्थ का फैक्टर थी, y था। आप धीरे धीरे y बढ़ाते जाओ तो आपका शेयर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा इस फॉर्मूले में। मतलब यहां पर ऐसा कोई फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है, y का कोई भी डेप्थ का फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। मतलब बिलो द न्यूट्रल एक्सिस थ्रू आउट द डेप्थ ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। किसी भी डेप्थ पे निकालो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, हर जगह स्ट्रेस का वैल्यू कांस्टेंट मिलने वाला है। कहां पर, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस में। तो बस ये कांस्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू आ चुका है और उतनी वैल्यू रहेगी। तो यहां पर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस में इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं वो कैसा बना रहा हूं, कांस्टेंट। तो यहां से ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। कहां तक, स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी तक। क्यों स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी तक सर, आप बॉटम तक क्यों नहीं बनाते, क्योंकि यहां पर इम्बैलेंसिंग फोर्स कहां पर डेवलप हो रहा है, इम्बैलेंसिंग फोर्स आपके स्टील रेनफोर्समेंट के सीजी पर डेवलप हो रहा है, T प्लस dt का, इधर T प्लस dt का। इसलिए हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के टॉप फाइबर से यहां तक सीजी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट तक ही बनेगा। और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा रेक्टेंगुलर, कांस्टेंट बोल दो एंड रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर ऊपर वाले में आपको पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, यहां पर आपको कांस्टेंट एंड स्ट्रेट या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। तो ये होता है आपका, एक बार गेट में पूछा गया था डायरेक्टली कि एक क्वेश्चन लिख दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द आरसीसी बीम। क्लियरली मेंशन था आरसीसी बीम में। तो वहां पर लिखा हुआ था कि न्यूट्रल एक्सिस, वहां पर लिखा हुआ था द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज फर्स्ट पैराबोलिक फ्रॉम टॉप फाइबर टू द न्यूट्रल एक्सिस एंड देन इट इज स्ट्रेट एंड कांस्टेंट अप टू द न्यूट्रल up to the CG of steel reinforcement।
तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल गया है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस लेक्चर में हमने बात करी है आरसीसी बीम के अंदर। तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शियर कंडीशन में मैंने क्या बात कर लिया है, मैंने ये बात कर लिया है कि भैया यदि मेरे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, मेरे पास एक होमोजीनियस मटेरियल है, स्टील मटेरियल है, उसके अंदर मुझे एक निकालने का कहें आप शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये टॉप पे 0 होगा, बॉटम में 0 होगा और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट में होमोजीनियस मटेरियल्स में। लेकिन मुझे कंपोजिट मटेरियल लाइक आरसीसी दिया जाए तो आरसीसी में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इट विल बी फर्स्ट पैराबोलिक फ्रॉम टॉप फाइबर टू द न्यूट्रल एक्सिस and then it will be constant and straight up to the CG of steel reinforcement। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, वो यहां से यहां तक तो पैराबोलिक बनाते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक तो पैराबोलिक बनाएंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट एंड स्ट्रेट भी बनाएंगे, लेकिन कहां तक बना देते हैं, वो बॉटम ऑफ बीम तक बना देते हैं, विच इज रॉन्ग। करेक्ट। तो आपको जो भी बनाना है वो स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी तक बनाना होगा। गेट में पूछा गया है 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन एक बार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी सॉल्व करते हैं यदि मेरी, तो वहां पर भी इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये खत्म होती है इस वाले की, सिर्फ जो बचता है वो क्या बचता है कि सर ये आई इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। आई इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहां पर मैं आप लोगों को आई इक्विवेलेंट निकालना सिखा देता हूं। किधर निकालना सिखाऊं, यहीं पर निकालना सिखा देता हूं। आई होप आप लोगों ने ये पूरा लिखा होगा, यहां तक लिख लेना है ना। यहां तक लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों को आई निकालना सिखा देता हूं इस जगह पर, ये आप लोग नोट कर लेंगे। जगह नहीं दिख रहा है, चलो कोशिश करता हूं इधर बनाने का। इसको मिटा देता हूं, इसको यहां से मिटाता हूं, इसको हम लिख देते हैं यहां पर कांस्टेंट या फिर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको आई इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहा था, तो यहां पर आई इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं। सो जो आई इक्विवेलेंट जो निकलेगा आपका, वो निकलेगा आई ड्यू टू कंक्रीट के कारण प्लस आई ड्यू टू स्टील के कारण। अब पहले मैं निकालता हूं आई ड्यू टू कंक्रीट के कारण। तो देखो आपको इक्वेशन याद है, क्या होता है, आई जी प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। कंक्रीट के कारण यदि आपको मैं निकालने का कहूं तो कंक्रीट के कारण कैसे निकालोगे कि भैया आपके पास यदि ये सेक्शन है कंक्रीट का, जिसमें से कंक्रीट मेरे लिए कितना इफेक्टिव है, केवल अबोव द न्यूट्रल एक्सिस ही मेरे पास कंक्रीट क्या होता है, इफेक्टिव होता है, क्योंकि एज पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन हम क्या मान लेते हैं, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट इज इनइफेक्टिव एंड द एरिया ऑफ कंक्रीट बी इग्नोर। तो ये आपका कितना है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए, और ये कितना है, ये आपका विड्थ है बी। तो कंक्रीट में निकालना है तो मेरे पास सिर्फ इतना ही सेक्शन है, तो इसकी सीजी क्या है कंक्रीट की, ये है। मुझे तो पूरे सेक्शन की सीजी के हिसाब से निकालना है, तो मुझे फिर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगी। तो इस कंक्रीट के सीजी के हिसाब से वैल्यू इस आईजी की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बी एक्स ए क्यूब, बी डी क्यूब बाई 12 होता है ना, सो बी एक्स क्यूब बाई 12 इतना आ गया, प्लस इसके अंदर फिर अब और आप क्या करने वाले रहेंगे, प्लस में इसके अंदर हम प्लस करेंगे एच स्क्वायर। अब ए क्या है, ए है आपका एरिया, बी इंटू एक्स ए, बी इंटू एक्स ए इंटू एच क्या है, एच है ये डिस्टेंस, आपको तो ये सीजी ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी आपके कंक्रीट की सीजी से लेकर पूरे होल सेक्शन की सीजी तक की डिस्टेंस, ये है आपकी एच, और वो किसके बराबर है, एक्स ए बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पर एक्स ए बाई 2 के बराबर हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स ए बाई 2। तो उसको जरा मैं सॉल्व करूं, क्या कितना आता है, सो बी एक्स ए क्यूब बाई 12 प्लस बी इसका स्क्वायर है ना एक्स ए का, सो नीचे क्या हो जाएगा,
इस पूरे का स्क्वायर है, एच का स्क्वायर है, पूरे एच का स्क्वायर है, तो ये एक्स ए का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक्स ए क्यूब डिवाइड बाय 4। तो इसका पूरा आई कॉन्क्रीट कितना आ चुका है, आई कॉन्क्रीट का जो वैल्यू है वो आ चुका है, इन दोनों को ऐड करोगे बी एक्स क्यूब, क्योंकि 1/12 निकला, सो 12 कितनी बार जाएगा ये 1, और ये 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स कट जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा बी एक्स क्यूब बाय 3। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, आई कॉन्क्रीट का वैल्यू आ चुका है बी एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3। ये आई कॉन्क्रीट आ गया। अब क्या निकालना है, आई स्टील निकालना है। तो आई स्टील भी कैसा निकलेगा आपका, आई स्टील भी आई जी प्लस ए एच स्क्वायर ऐसा निकलता है। यहां पर स्टील रेनफोर्समेंट जो डला है उसका हम इक्विवेलेंट एरिया ले लेते हैं। अब ये वर्किंग स्ट्रेस में आपको समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा कि इक्विवेलेंट एरिया कैसे लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट एरिया जो होता है वो कंक्रीट के बराबर होता है, जिसको हम एम ए एस टी लिख देते हैं। ये इक्विवेलेंट एरिया कितना है, एम ए एस टी। एम ए एस टी इज व्हाट, आपने यहां पर क्या प्रोवाइड कर रखा है, स्टील रेनफोर्समेंट। इस स्टील रेनफोर्समेंट को निकाल के उसकी जगह यदि मैं कंक्रीट फिल करूं तो कितना फिल करना पड़ेगा कंक्रीट, वो एम ए एस टी के बराबर फिल करना पड़ेगा। और एम क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। ये जब वर्किंग स्ट्रेस पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना देख लो कि ऐसा ऐसा निकाला जाता है ना। हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, सिर्फ आपने नॉलेज के लिए देख लो। बाकी आगे जाके जब आप एक बार वर्किंग स्ट्रेस थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एम एस टी क्यों लिखा है। तो इक्विवेलेंट एरिया आपको लेना पड़ेगा यहाँ का एम ए एस टी। तो एरिया हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल इफेक्टिव डेप्थ डी होती है तो इतनी हो जाएगी डी माइनस ऑफ एक्स ए। तो एच का वैल्यू हो गया डी माइनस ऑफ एक्स ए। आई जी इस स्टील रेनफोर्समेंट का बहुत छोटा एरिया है ना, स्टील का, स्टील क्या है, बहुत छोटा एरिया है, सर्कल है, उसकी सेजी के अबाउट बी डी क्यूब, बी डी π/64 डी की पावर 4 डायमीटर वैसे ही बहुत छोटा है स्टील का। उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगाते हैं, π/64 डी की पावर 4। तो छोटे डायमीटर को और पावर 4 कर दोगे तो और छोटा वैल्यू मिलेगा, वी डू नॉट वांट। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है। वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू, और फिर उसमें 64 से डिवाइड करोगे तो और छोटा वैल्यू, सो वी कैन इग्नोर डायरेक्टली दिस वैल्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपने इसको इग्नोर कर दिया, आई जी को, बचा एच। तो यहां पर आपका आई स्टील आ जाएगा एच स्क्वायर। ए कितना है, ए इज द एरिया, और इक्विवेलेंट एरिया मैंने लिख रखा है एम ए एस टी। सो एम ए एस टी इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है, मतलब पूरे सेक्शन की सीजी से, मतलब पूरा सेक्शन का सीजी मतलब न्यूट्रल एक्सिस से इस स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी तक की डिस्टेंस कितनी होती है, डी माइनस ऑफ एक्स ए होती है। तो यहां पर हमने लिख दिया डी माइनस ऑफ एक्स ए का होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है आपके पास आई स्टील का वैल्यू। नाउ इफ यू आस्क मी टू राइट द टोटल आई इक्विवेलेंट, सो मैं यहाँ पर टोटल आई इक्विवेलेंट लिख रहा हूं। दिस विल बी इक्वल टू कंक्रीट का वैल्यू बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस स्टील का वैल्यू दैट इज एम एस टी इंटू डी माइनस ऑफ एक्स ए का होल स्क्वायर। ये आ चुका आपके पास आई इक्विवेलेंट। एम होता है मॉड्यूलर रेशियो, जिसकी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के बराबर। ठीक है, तो ये होता है आई इक्विवेलेंट। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मुझे इतना सब याद नहीं रखना है, एज अ स्टूडेंट आप लोगों को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों को जो याद रखना है ना, आप लोगों को डायरेक्ट चीजें याद रखना है। कैसे, यहां से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता कभी। यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर बेस्ड बनता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखो भाई मैं तो टीचर हूं, मेरे को ये सब आता है, इसलिए पढ़ाना मेरा कर्तव्य है आप लोगों को। क्योंकि मैं सिर्फ इतना सा बता के आप लोगों को नहीं छोड़ सकता था कि भैया आरसीसी भी, मैं चाहता तो ये पूरा टॉपिक लेक्चर नंबर 1 भी और ये वाला लेक्चर भी
5 मिनट में खत्म कर देता। क्या बोलता कि आपके पास आरसीसी बीम सेक्शन है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पहले पैराबोलिक होगा, फिर कांस्टेंट एंड स्ट्रेट होगा, मतलब रेक्टेंगुलर होगा, अप टू दी सीजी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। मैं इतना सा बोल के छोड़ देता, बात खत्म हो जाती। आप भी उतना सा पढ़ के खत्म कर देते, लेकिन जिंदगी भर आप लोगों को ये पता नहीं लगता कि भाई ये निकला कैसे। तो आप लोग कभी पछतावा ना हो इन फ्यूचर कि यार हमें आज तक यही नहीं पता लगा कि ये निकला क्यों, उसके लिए मैंने आप लोगों को ये बताया है। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, लेकिन जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के काम की जो चीज़ है वो सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट नोट है कि जो प्लेन कंक्रीट सीमेंट होते हैं उसमें यदि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछो तो प्योरली पैराबोलिक होगा, टॉप फाइबर से लेके बॉटम फाइबर तक पूरा, क्योंकि यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट नहीं होता है। लेकिन यदि मैं आरसीसी की बात करूं तो वहां पर आरसीसी के केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर स्ट्रेस का वो टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक रहेगा एंड देन इट विल बी कांस्टेंट एंड स्ट्रेस अप टू दी कहां तक, स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी तक। उसको बॉटम फाइबर तक मत ले जाना। प्लेन कंक्रीट में बॉटम फाइबर तक ले जाते हो, टॉप फाइबर तक ले जाते हो, लेकिन आरसीसी में स्टील रेनफोर्समेंट के लेवल तक ही आपको ले जाना पड़ेगा अपना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए।